नई बहू को मिला दादी माँ के जादुई झुमके। अरे क्या बात है सुशीला, तेरी बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। तेरी तो किस्मत खुल गई इतनी सुंदर बहू पाकर। अरे किस्मत तो इसकी खुल गई है मेरी जैसी सास को पाकर, वरना आजकल मुफ्त में ऐसा परिवार कहाँ मिलता है। बात तो तूने बिल्कुल सही कही सुशीला, किस्मत तो तेरी बहू की खुल गई है बिना दहेज के इतने बड़े घर में आकर। देखा मैंने बाहर बहू का सामान, अरे इतना सामान तो मुझे मेरे बेटे के सगाई में ही मिल गया था, पर तू अब कर भी क्या सकती है, आखिर बहू को तो तेरा बेटा खुद पसंद करके लाया है। अरे बस भी करो। और सुशीला, तुझे इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दहेज लेने और देने से कुछ नहीं होता, घर में खुशियाँ तब आती है जब रिश्तों में प्यार होता है। बाकी ये सब तो बस एक ऊपरी दिखावा है। अपनी दोनों सहेलियों की बात सुनकर सुशीला ने पता नहीं किसकी बातों को दिल से लगाया होगा, लेकिन उन सब की ये बात सुनकर नई बहू सोनाली को जरूर अजीब लग रहा था, क्योंकि सोनाली एक गरीब परिवार से थी जिसे सुशीला का बेटा बहुत प्यार करता था और उसने अपने घर में बिना बताए उससे शादी कर ली थी, जिस वजह से सुशीला और उसकी बेटी नैना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन सोनाली कैसे भी करके उन लोगों का दिल जीतना चाहती थी, इसलिए वो सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाती है। तभी नैना कहती है, अरे माँ, मेरा नाश्ता कहाँ है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। उसी समय सोनाली नैना के लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है, ये लो नैना, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय बनाए हैं। तुम्हें किसने कहा था मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए? तुम्हें पता भी है कि मैं ये सब नहीं खाती हूँ। अरे माँ, अब मेरे लिए जल्दी से नाश्ता लेकर आ रही हो या मैं जाऊँ? अरे बेटा बस बस, ले आ गई, ये ले तुम्हारी ग्रीन टी और सैंडविच। थैंक यू सो मच माँ, अगर आप इस घर में ना हो तो पता नहीं हम लोगों का क्या होगा। सॉरी नैना, वो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं कल से तुम्हारे लिए। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कल से किचन में जाने की। अरे पूरे किचन का नाश मार के रख दिया है तुमने, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं है। क्या ऐसे ही काम करती थी तुम अपने घर में? वो माँ जी, सुबह जल्दी जल्दी में सबके लिए नाश्ता बनाने के चक्कर में ये सब। अरे सुबह सुबह जल्दीबाजी उन्हें होती है जो समय पर टाइम से नहीं उठते, वरना हमारे घर में काम ही क्या है, पर तुमसे तो वो भी नहीं हो रहा। इतना कहकर सुशीला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और सोनाली सर झुकाए किचन में चली जाती है और किचन की साफ सफाई करने लगती है। दरअसल सुशीला का घर बहुत ही बड़ा और मॉडर्न तरीके से बना हुआ था, उसकी वजह से सोनाली को काम करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सोनाली एक गरीब परिवार से थी, इसलिए उसने आज तक ऐसी चीजें कभी नहीं देखी थी और ना ही उसे समझाने वाला वहाँ पर कोई था। इसलिए सोनाली से घर के हर काम में कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही रही थी और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है। तभी एक दिन सोनाली अपने दादी सास के कमरे में जाती है जो कई सालों से बंद पड़ा था, जिसे देखकर सोनाली कहती है, अरे ये तो दादी माँ का कमरा है, पर यहाँ कितना गंदा हो रखा है। चलो आज मैं इस कमरे को साफ कर देती हूँ, शायद ये देखकर माँ जी मुझसे थोड़ी खुश हो जाएंगी। ये सोचकर सोनाली दादी माँ के कमरे को साफ करने लगती है, जो उसके मर जाने के बाद कई सालों से बंद पड़ा था और वहाँ दादी माँ के कई सारे पुराने सामान भी पड़े हुए थे, जिसे सोनाली एक एक करके साफ कर रही थी। तभी उसे अलमारी के अंदर एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे खोलते ही सोनाली की आंखें चमक उठती है और वो कहती है, अरे वाह, ये झुमके तो कितने सुंदर और प्यारे लग रहे हैं। शायद ये दादी माँ के होंगे जिन्हें उन्होंने संभाल कर रखा होगा। क्यों ना मैं इसे एक बार पहन कर देखूं, फिर उन्हें उतार कर माँ जी को दे दूंगी। ये सोचकर सोनाली जैसे उन झुमकों को पहनती है, वैसे ही मानो सोनाली के अंदर बहुत ही ज्यादा शक्ति आ जाती है और वो कहती है, चलो अब जल्दी से सफाई कर लेती हूँ, वरना बाकी के काम करने में बहुत देर हो जाएगी। पर ये मैं बेड कैसे उठाऊं? ये तो दिखने में बहुत ही भारी लग रहा है। चलो एक बार कोशिश करके देखती हूँ।
इतना कहकर सोनाली जैसे ही बेड को हाथ लगाती है वैसे ही वो बेड खिसक कर साइड में हो जाता है। ये देखकर सोनाली कहती है, क्या बात है, ये बेड तो बड़े ही आराम से खिसक गया। मुझे तो लग रहा था ये बहुत ही भारी होगा, पर चलो कोई बात नहीं, मेरा काम तो हो गया ना। और इस तरह उन झुमकों को पहनने के बाद सोनाली के हाथों में ताकत के साथ साथ जादुई शक्तियां भी आ जाती है, जिसकी वजह से सोनाली घर के सारे काम बड़े ही आराम से कर लिया करती थी, जिन कामों को करने में पहले उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी एक दिन, अरे अनुज बेटा, आज तो तू बड़ा जल्दी घर आ गया ऑफिस से, कोई काम था क्या? हाँ माँ, सोनाली को घर के कुछ सामान खरीदना था, इसलिए उसे शॉपिंग पे ले जाने के लिए आया हूँ। हाँ, क्यों नहीं, उसे शॉपिंग ले जाओ, मार्केट करवाओ, क्योंकि घर के काम करने के लिए तो मैं हूँ ही ना। अरे आज शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ खाने पर आने वाली है, उसकी तैयारी कौन करेगा? क्या वो भी अब मैं ही करूँगी? माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं और शाम का खाना भी तैयार कर दिया है और घर की सफाई भी कर दी है, इसलिए आप परेशान मत होइए, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। मुझे बस घर का कुछ थोड़ा सा ही सामान खरीदना है। इतना कहकर सोनाली और अनुज वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुशीला भागते हुए रसोई में जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सोनाली उससे झूठ बोल रही है। लेकिन जब सुशीला रसोई में जाती है तो कहती है, अरे ये क्या, रसोई तो बिल्कुल चमक रही है, ये तो सारे काम करके गई है और शाम का खाना भी बना कर गई है, पर इतने जल्दी इतना सारा काम कैसे किया इसने? चलो घर के बाकी कमरों में जाकर देखती हूँ। इतना कहकर सुशीला पूरे घर को चेक करती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई कमी नहीं मिलती, इसलिए उसके पास सोनाली को सुनाने के लिए अब कोई वजह नहीं होती है। तभी नैना अपने कॉलेज से घर आ जाती है और सुशीला उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद नैना कहती है, माँ, मुझे तो अब कुछ गड़बड़ लग रहा है, भला इतनी जल्दी इतना सारा काम कोई कैसे कर सकता है? इतना कहकर वे दोनों माँ बेटी सोच में पड़ जाती है। तभी उसी शाम सुशीला की सारी सहेलियाँ खाना खाने आती है। खाना खाते ही वे लोग कहती हैं, अरे वाह सुशीला, तेरी बहू के हाथों में तो सचमुच में जादू है। अरे कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तेरी बहू ने, और घर भी कितने अच्छे तरीके से सजा कर रखा है। सच में तो बहुत किस्मत वाली निकली सुशीला। उन सभी औरतों की बातें सुनकर सोनाली को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने झुमके की तरफ देखने लगती है। उसी समय सुशीला और उसकी बेटी नैना की भी नजर सोनाली के कानों में पहने उसके झुमके पर जाती है, जिसे देखकर वे सब समझ जाती है और किसी बहाने से वे लोग सोनाली को कमरे में बुलाती है और कहती है, अरे जल्दी बता, तुझे ये झुमके कहाँ से मिले? वो माँ जी, ये झुमके मुझे दादी माँ के कमरे में सफाई करते हुए मिले थे, तो तुमने इसे फट से पहन लिया। अरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इन झुमकों को हाथ लगाने की? देखा माँ, अब मुझे समझ में आया ये घर के सारे काम इतने आराम से क्यों कर रही थी। अरे ये सब दादी माँ के इन जादुई झुमकों का कमाल है। अच्छा, तो मुझे पता चला कि उस बुढ़िया ने ये झुमके मुझे क्यों नहीं दिए। कहती थी मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन ये फटीचर जैसे इसके बहुत लायक है। चल ला, मुझे ये झुमके दे। इतना कहकर सुशीला जैसे ही उन झुमकों को हाथ लगाती है वैसे ही उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है। तभी नैना भी उन झुमकों को निकालने की कोशिश करती है, तो उसे भी वैसे ही बिजली का झटका लगता है और ऐसे ही बार बार कोशिश करने के बाद भी वे लोग उन झुमकों को नहीं निकाल पाते हैं। तभी हार मानकर सुशीला कहती है, रहने दे बेटी, शायद ये झुमके हमारे नसीब में ही नहीं है, खामखाई हमारी हड्डियां टूटी जा रही है, चल यहाँ से। इतना कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है और सोनाली अब समझ जाती है कि दादी माँ ने ये जादुई झुमके उसे आशीर्वाद के रूप में दिए हैं, इसलिए अब सोनाली को उस घर में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। बिंदिया का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके बाबा दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे और उसी से
किसी तरह से उनका घर चलता था। बिंदिया के गांव में मुखिया जी ने एक निजी स्कूल खोला था, जिसमें गांव के सभी बच्चों ने अपना अपना दाखिला करवाया था। अरे बिंदिया, तू अभी तक यहीं है? तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? स्कूल? वो क्या होता है? अरे पगली, तुझे ये नहीं पता? मेरी माँ कहती है स्कूल में सरस्वती माता स्वयं विराजमान रहती है और वो शिक्षक के रूप में आकर हमें शिक्षा देती है, जिससे सभी बच्चे बड़े होकर बड़े बड़े अधिकारी और अफसर बनते हैं। अच्छा, ठीक है रानी, मैं भी माँ से जाकर स्कूल में दाखिला के लिए बोलती हूँ। उसके बाद बिंदिया वहाँ से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। बाबा से बोलकर मेरा दाखिला भी करवा दो ना माँ। बेटी, ये पढ़ाई लिखाई बड़े लोगों के लिए होता है, ये हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। अरे बिंदिया की माँ, बच्चों के मन में क्या मेरी गरीबी की बात डाल रही हो? बच्चे तो सब बराबर होते हैं। मैं आज ही मुखिया के घर जाकर बिंदिया के दाखिले के लिए बात करूँगा और मेरी बिंदिया स्कूल जरूर जाएगी। बिंदिया के पिता राम प्रकाश मुखिया के खेतों में ही काम करते थे, इसलिए उनके गुजारिश करने पर मुखिया के स्कूल में बिंदिया को दाखिला मिल जाता है। अरे ओ बिंदिया बेटी, ये देखो हम तुम्हारे लिए कलम और कॉपी लेकर आए हैं। अब तुम्हें कल से हर रोज स्कूल जाना है और मन लगाकर पढ़ाई करनी है। हाँ बाबा, और देखना बड़ी होकर मैं भी बड़ी अफसर बनूंगी। अगले दिन बिंदिया सुबह जल्दी उठकर घर के काम में माँ का हाथ बटाकर जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और हाथ में एक मैला कुचला थैला लटकाए स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में बिंदिया को फटे कपड़े और उसके गंदे बस्ते को देखकर सभी बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। छी बिंदिया, क्या तेरे पास स्कूल में पहन कर आने के लिए कोई भी ढंग के कपड़े नहीं है क्या? और ये तेरे बस्ते में क्या है? उसमें कॉपी कलम है या नहीं, या उसमें भी कबाड़ का सामान भर कर ले आई है? नहीं नहीं, मेरे बस्ते में कॉपी और कलम है, कल ही मेरे बाबा ने मुझे ला कर दिया है। थोड़ी देर में क्लास टीचर आती है और जब क्लास टीचर की नजर बिंदिया पर जाती है तो वो उसको अपने पास बुलाती है। तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और ये क्या पहनकर स्कूल आई हो? ये स्कूल है, कोई धर्मशाला नहीं है कि जैसे मन किया उठकर आ गए। ठीक है सरस्वती माता, लेकिन माता मेरे पास तो यूनिकॉर्न नहीं है। यूनिकॉर्न नहीं, यूनिफॉर्म। पता नहीं कैसे कैसे बच्चे आ जाते हैं। और मैं माता नहीं हूँ, मैं मैम हूँ। कल से तुम यूनिफॉर्म पहन कर आओगी, समझी? लेकिन माता जी, ओ सॉरी मैम जी, मेरे पास तो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, जब तक तुम्हारे पास यूनिफॉर्म नहीं हो जाता तब तक तुम अच्छा सा कोई साफ कपड़ा पहनकर ही स्कूल आओगी। ठीक है, अब जाओ और अपनी जगह पर बैठो। क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने बिंदिया का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन बिंदिया ने किसी की भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान बस क्लास में मैम ने क्या पढ़ाया और क्या क्या बताया उसे समझने में था। अगले दिन बिंदिया अपनी माँ से कहती है, माँ बाबा ने जो दुर्गा पूजा पे मुझे नया फ्रॉक दिलाया था ना, वो निकाल देना, मैं आज वही पहनूंगी। क्यों, आज किसी की शादी है क्या? माँ शादी नहीं, मुझे उससे भी अच्छी जगह पर जाना है, इसलिए आप बस मुझे वो फ्रॉक निकाल कर दे दो। उसके बाद बिंदिया की माँ बक्से से बिंदिया का फ्रॉक निकाल कर देती है। अगले दिन बिंदिया अच्छे से तैयार होकर वो फ्रॉक पहनकर स्कूल जाती है। अरे कोई इसको तो देखो, ये स्कूल है, कोई पार्टी नहीं जो तू ये फ्रॉक पहनकर आई है। पर माँ कहती है स्कूल मंदिर के समान होता है, और फिर जब हम मंदिर में फ्रॉक पहनकर जा सकते हैं तो स्कूल में क्यों नहीं? अरे क्यों बेचारी को परेशान कर रही हो? ये स्कूल की नई कार्टून है, इसके बहाने हमारी थोड़ी सी मौज मस्ती हो जाती है। क्लास के सभी बच्चे खेलने के चक्कर में पूरे क्लास को गंदा कर देते हैं। बिंदिया झाड़ू लेकर क्लास में सफाई करने लगती है। बिंदिया, तू ये क्या कर रही है? रानी, तुझे तो पता है ना, स्कूल मंदिर के समान होता है, फिर इतनी गंदगी में हम पढ़ेंगे तो हमें विद्या कहाँ से मिलेगी? अरे इसका तो असली काम यही है, और आखिर इसे बड़े होकर भी तो यही सब करना है, झाड़ू पोछा। आखिर ये गरीब लोग पढ़ लिख कर और भला कर भी क्या सकते हैं? नहीं,
मुझे पढ़ लिख कर अफसर बनना है और अपने माँ बाबा का नाम रोशन करना है। तुम अफसर बनोगी, लेकिन सिर्फ सपनों में ही बनोगी। जब तुम्हारे पास यूनिफॉर्म और कॉपी किताब के पैसे नहीं है, फिर तुम पढ़ाई कैसे करोगी? तभी उधर से टीचर आती है। अरे बिंदिया, ये फ्रॉक पहनकर कहाँ आई हो? बस मुखिया जी की वजह से हम तुम जैसे जाहिल बच्चों को स्कूल में बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम्हारे एक की वजह से पूरे क्लास की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। अब जाओ और सबसे पीछे वाले बेंच पर चुपचाप जाकर बैठ जाओ। आज से तुम पीछे ही बैठोगी, वो भी अकेली, समझी? बिंदिया को डांट पड़ता देख सभी बच्चे उस पर बहुत हंसते हैं। बिंदिया चुपचाप से पीछे जाकर बैठ जाती है और उस दिन से बिंदिया चुपचाप पीछे बैठकर ही पढ़ाई करती है। और ऐसे ही किसी तरह से बिंदिया 10वीं तक पढ़ाई करती है और पूरे स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लाकर 10वीं में टॉप करती है। बिंदिया, आज तुमने साबित कर दिया, मेहनत करने वाले बच्चे फैसिलिटीज के मोहताज नहीं होते। ऑल द बेस्ट बिंदिया। थैंक यू मैम। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी वजह से हूँ। आपने ही मुझे इस लायक बनाया है। उस स्कूल में 10वीं तक ही पढ़ाई होती थी। आगे की पढ़ाई के लिए बिंदिया को शहर में जाना पड़ता, लेकिन उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे जिससे वो शहर जाकर पढ़ाई करती। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके अपने बाबा से इस बारे में बात करने का सोचती है। बिंदिया बेटा, तुमने इतने अच्छे नंबर लाकर पूरे गांव में मेरा नाम रोशन कर दिया। आज तो मुखिया जी भी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। बस मुझे इतनी इज्जत मिल गई, मेरा तो जीवन सफल हो गया। अब तो एक ही ख्वाहिश है कि एक अच्छे घर में तेरी शादी हो जाए। बाबा, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ बाबा, ताकि मैं कुछ बनकर आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और सर चढ़ाओ इसे, इसलिए कह रही मत पढ़ने भेजो, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? अरे अब तू बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। तेरे बाप ने इस घर को गिरवी रखकर तुझे यहाँ तक पढ़ाया है। अब तू क्या चाहती है कि हमारा ये घर भी बिक जाए? हम गरीब लोग हैं, 2 रोटी खाने को मिल जाए हमारे लिए वही बड़ी बात है, समझी? बाबा, अब कुछ दिन और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी बाबा। वे लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर धनीराम सेठ आता है। क्यों रे राम प्रकाश, अब तो तेरी बेटी 10वीं भी पास हो गई, मेरे पैसे कब देगा? सेठ जी, बस 2 महीने की मोहलत और दे दीजिए, मैं जल्दी ही काम करके आपका पाई चुका दूंगा। मैं पिछले साल भर से यही सुनता आ रहा हूँ। देख राम प्रकाश, मैं तेरी स्थिति समझता हूँ, इसलिए मैं तुझे 1 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। अगले महीने मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना मुझे ये तेरा घर जबरदस्ती खाली करवाना पड़ेगा। इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है। राम प्रकाश भी परेशान मन से वहाँ से चला जाता है। अगर अब तेरे सर से पढ़ाई का भूत उतर गया हो ना, तो घर में जाकर खाना बना दे, मैं मुखिया जी के यहाँ काम करने जा रही हूँ। बिंदिया अपने घर की ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वे घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन घर की स्थिति काफी खराब होने की वजह से वह शहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाती। तभी एक दिन राम प्रकाश खेत में काम करते करते बेहोश हो जाता है। घर आने पर पता चलता है कि उसे लू लग गया है और कुछ दिन तक वो बाहर धूप में काम नहीं कर सकता। बिंदिया शाम के समय नदी किनारे बैठी थी। हे भगवान, ये तो हम गरीबों की कैसी परीक्षा ले रहा है। आज 10 दिनों से बाबा की तबीयत खराब है और घर में राशन तक नहीं है। ऊपर से वो धनीराम बार बार अपने पैसों के लिए घर खाली करवाने की धमकी देता है। हम गरीबों की जिंदगी में इतनी तकलीफ क्यों होती है भगवान? बिंदिया रो रही थी, तभी उसके सामने एक लड़की आती है। दीदी, दीदी, मुझे कुछ खाने को दे दो दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी बिंदिया अपने सामने से एक आम के पेड़ से 2 आम तोड़कर उस लड़की को देती है। तभी वो लड़की एक परी के रूप में बदल जाती है। बिंदिया, मैं एक परी हूँ, मैं बचपन से ही तुम्हें देखती आ रही हूँ। आज तुम बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आ गई। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप परी हो। भला इस जमाने में भी परी हो सकती है क्या? क्यों नहीं बिंदिया, जब जब सच्चे और अच्छे इंसान पर मुसीबत आती है, हम परियां किसी न किसी रूप में उनकी मदद करते हैं। बिंदिया, ये लो, ये जादुई मेकअप है।
आज से 2 दिन बाद तुम्हारे बगल वाले गांव में ब्यूटी कंपटीशन है। तुम इस मेकअप को लगाकर उस ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेना और देखना उस कंपटीशन को तुम ही जीतोगी और उसके जीतने के इनाम में तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। परी जी, मुझे इस समय पैसों की सख्त जरूरत है। मैं उस ब्यूटी कंपटीशन में जरूर हिस्सा लूंगी। उसके बाद बिंदिया वो जादुई मेकअप लेकर घर जाती है और ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेकर उस कंपटीशन को जीत जाती है। बिंदिया को इनाम के तौर पर पूरे 5 लाख रुपए मिलते हैं और वह उन पैसों से सबसे पहले धनीराम सेठ का कर्जा चुकाती है, फिर अपने बाबा का इलाज कराती है और उसके बाद बचे हुए पैसों से वो अपने आगे की पढ़ाई करने शहर जाती है और वो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से IPS अधिकारी बन जाती है। अब बिंदिया की जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। बिंदिया ने पढ़ाई करके सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की जिंदगी बदल डाली। कुएं का जादुई सिलाई मशीन। गौरी अपनी सौतेली माँ सुलोचना और सौतेली बहन रागिनी के साथ रहती थी। गौरी हर कामों में बहुत ही अच्छी थी। पढ़ाई लिखाई से लेकर घर का हर काम उसे आता था और उसे सिलाई भी बहुत अच्छे से करना आता था। वहीं दूसरी तरफ रागिनी बहुत ही घमंडी लड़की थी। सुलोचना गौरी और रागिनी में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती थी। वह दोनों को अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। लेकिन रागिनी ना ही तो पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी और ना ही वह घर का एक भी काम किया करती थी। सुलोचना अगर गौरी को कुछ भी काम करने को कहती तो गौरी खुशी खुशी वह काम कर देती थी। एक दिन सुलोचना अपनी बेटी रागिनी से कहती है, रागिनी बेटा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जा बेटा, मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आ। माँ, मुझे चाय बनानी नहीं आती है। रागिनी बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें यह सब काम आना चाहिए। तुम ससुराल में जाकर मेरी नाक कटवाना चाहती हो, ना ही तो तुम पढ़ाई लिखाई में मन लगाती हो। आज तक तूने कभी भी स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं लाए और ना ही तुम्हें घर का कोई भी काम करना आता है। इतने में वहाँ पर गौरी आ जाती है और वह बोलती है, आप रागिनी को क्यों डांट रही हो? बेटी, तेरे और मेरे लाड प्यार ने ही इसको सर पर चढ़ा रखा है। यह कोई भी काम करना नहीं चाहती है और एक तू है कि सुबह से शाम तक पूरे घर का काम करती रहती है और एक यह है कि घर का एक भी काम करना नहीं चाहती है। रागिनी, तुम्हें अपनी बहन गौरी से कुछ सीखना चाहिए। माँ, ये मेरी कोई बहन नहीं है और मैं इसको कभी भी अपनी बहन नहीं मानती। ऐसी बातें नहीं करते रागिनी, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। ये घर के काम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही अच्छी है। यह तुम्हारी तरह ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करती, लेकिन फिर भी इसे सब कुछ आता है और तुम्हें तो हर काम के लिए बस पैसे चाहिए होते हैं। इतना सुनने के बाद रागिनी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर मोबाइल में गेम खेलने लगती है। तभी वहाँ पर गौरी आती है और रागिनी से बोलती है, देखो बहन, माँ जो भी कहती है वो गलत तो नहीं है और मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि तुम सिर्फ काम ही किया करो। तुम्हें जो मन आता है तुम वो करो, लेकिन माँ जो कहती है वह काम तो कर दिया करो ताकि माँ तुमसे ज्यादा गुस्सा ना हो। तुम्हें तो पता ही है ना, माँ की तबीयत खराब रहती है। तुम्हें जहाँ भी जाना था तुम वहाँ चली जाओ। चाय मैं बना देती हूँ माँ के लिए। मेरे सामने ज्यादा सती सावित्री बनने का नाटक मत कर। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। पता नहीं मेरी माँ पर कौन सा जादू टोना कर रखा है। अब माँ को मुझसे ज्यादा तुम्हारी चिंता रहती है। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे यह सब कुछ सुनना पड़ता है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। एक दिन रागिनी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़का बहुत ही अमीर घर से था और वह पैसे भी बहुत ही अच्छा कमाता था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसका रंग काला था। लेकिन रागिनी को यह रिश्ता मंजूर था। रागिनी को उसके रंग रूप से कोई मतलब नहीं था, उसको तो बस पैसे वाला लड़का चाहिए था। इस तरह रागिनी की शादी उस लड़के से तय हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद गौरी को भी देखने के लिए लड़के वाले आते हैं।
गौरी का होने वाला पति रंग रूप और स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। भले ही वह कम कमाता था, लेकिन उसके स्वभाव से सबको यही लगा कि वह गौरी को बहुत ही खुश रखेगा। इसलिए गौरी भी इस रिश्ते को मंजूर कर लेती है। रागिनी की शादी को कुछ ही दिन बचे थे। गौरी और सुलोचना को शादी की बहुत ही चिंता सताए जा रही थी। वह इतनी जल्दी दो शादियां की तैयारी कैसे कर पाएगी, लेकिन दोनों माँ बेटी ने बहुत ही मेहनत करके शादी की सारी तैयारियां की और अब रागिनी की शादी का दिन आ जाता है। रागिनी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है। उसका लहंगा भी बहुत ही महंगा था। थोड़ी ही देर बाद बहुत ही धूमधाम से रागिनी की शादी हो जाती है और वो अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। रागिनी के जाने के बाद सुलोचना और गौरी दोनों बहुत ही दुखी होते हैं और अब गौरी के भी शादी का दिन आ जाता है, लेकिन ज्यादा पैसे न होने के कारण गौरी अपने लिए रागिनी की तरह लहंगा नहीं ले पाती है, क्योंकि सारे पैसे रागिनी की शादी में ही खर्च हो गए थे और अब सुलोचना के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह गौरी के लिए एक सुंदर सा लहंगा ला सके। तभी गौरी अपने मन में सोचती है कि उसे शादी का लहंगा खुद ही सिलना चाहिए, क्योंकि गौरी को बहुत ही अच्छी सिलाई आती थी। इसलिए गौरी अपना लहंगा खुद सिलने लगती है और दिन रात मेहनत करके गौरी को इतना मेहनत करता देखकर सुलोचना कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वह कुछ नहीं कर सकती है और थोड़े ही समय बाद वो लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है। लेकिन जब सुलोचना उस लहंगे को देखती है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि वो लहंगा काफी सुंदर तैयार हुआ था। तभी सुलोचना गौरी से बोलती है, अरे बेटी, तूने तो सच में बहुत ही खूबसूरत लहंगा सिला है। तेरे इन छोटे छोटे और सुंदर हाथों ने तो इस लहंगे में 4 चांद लगा दिया है। अब जब तू ये लहंगा पहनेगी तो सच में किसी अप्सरा से कम नहीं लगेगी। गौरी ने बहुत ही मेहनत से अपने लिए लहंगा सिला था, जो दिखने में सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब गौरी की शादी का दिन भी आ जाता है। सुबह सुबह गौरी नहा धोकर तैयार होने के लिए अपना लहंगा लेने जाती है। तभी वो देखती है कि उसके लहंगे में आग लगी हुई है। यह सब देखकर गौरी बहुत रोती है और अपनी माँ से कहती है, देखो ना माँ, मैं पूरी रात जागकर मैंने इतनी मेहनत से अपने लिए इतना सुंदर लहंगा बनाया था, लेकिन पता नहीं इस लहंगे में अपने आप आग कैसे लग गई। उसके बाद गौरी उदास होकर रोते रोते एक जंगल में चली जाती है और एक कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी गौरी को एहसास होता है कि कुएं के अंदर से किसी की आवाज आ रही है। तभी गौरी उस कुएं के पास जाती है और कुएं में झांक कर देखती है। आओ बेटी, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानती हूँ और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारा लहंगा किसने जलाया है। बेटी, तुम्हारा लहंगा तुम्हारी बहन ने ही जलाया है। किसी पर इतना भी भरोसा मत किया करो बेटी कि वह तुम्हारा भरोसा ही तोड़ दे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से ही अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा सिलो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन देती हूँ। तुम इसके ऊपर कोई भी कपड़ा रख देना और तुम उस कपड़े को जैसा भी सिलना चाहती हो वैसा ही यह जादुई सिलाई मशीन को बोल देना। यह जादुई सिलाई मशीन तुम्हें वैसा ही कपड़ा सिलकर दे देगा। बेटी, आज तो तुम्हारी शादी है ना, तो जल्दी से इसे अपने घर लेकर जाओ और अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा सिल लो और खूब अच्छे से सज धज कर तैयार होना। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारी शादी में किसी भी चीज की कोई कमी होगी तो तुम इस जादुई सिलाई मशीन से मांग लेना। यह जादुई सिलाई मशीन तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। यह सुनकर गौरी बहुत ही खुश होती है और गौरी उस कुएं का धन्यवाद करके वह जादुई सिलाई मशीन लेकर अपने घर आ जाती है और एक कपड़ा लेकर जादुई सिलाई मशीन पर रख देती है। पलक झपकते ही वह कपड़ा एक सुंदर से लहंगे में बदल जाता है। यह देखकर गौरी बहुत ही खुश होती है
और उस जादुई सिलाई मशीन से शादी के लिए कुछ पैसे भी मांग लेती है। फिर कुछ ही देर बाद गौरी की शादी भी रागिनी की तरह ही बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। गौरी और रागिनी दोनों के जाने के बाद सुलोचना बिल्कुल घर में अकेली हो जाती है। सुलोचना को उस जादुई सिलाई मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी एक दिन दोनों बहनें सुलोचना के पास आती है और बोलती है, माँ कैसी हो आप? माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने यहाँ आ गई। बेटा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। माँ आपको मेरी याद नहीं आती है क्या? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कभी तो मुझसे भी बात कर लिया करो। आप तो हर वक्त गौरी से ही बातें करते रहती हो। यह तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? मुझे तो तुम दोनों की बहुत याद आती है। रुको बेटी, मैं तुम दोनों के लिए अभी कुछ खाने को लाती हूँ। इसके बाद सुलोचना रसोई घर में जाती है। उसके पीछे पीछे गौरी भी जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं शादी वाले दिन आपको बता नहीं पाई। मेरे कमरे में एक सिलाई मशीन रखी हुई है। वह कोई मामूली सिलाई मशीन नहीं है, बल्कि एक जादुई सिलाई मशीन है। अब जब भी आपको सिलाई करनी होगी तो उसी सिलाई मशीन से कर लेना। उस मशीन पर आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आप बस उस पर एक कपड़ा रख देना और उस मशीन को बोल देना, वह खुद ही डिजाइन होकर सिल जाएगी। और माँ एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लहंगा मैंने अपने लिए सिला था उसे रागिनी ने ही जलाया था। बेटी मुझे पहले ही ऐसा महसूस हो रहा था, पता नहीं क्यों वो तुमसे इतनी नफरत करती है। माँ मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वो आप किसी को मत पता चलने देना और आप उस जादुई सिलाई मशीन की मदद से खुशी खुशी रहना। वहीं बाहर खड़ी रागिनी सुलोचना और गौरी की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा तो ये बात है, तो ये सब उस जादुई सिलाई मशीन का कमाल था। अब मैं जल्दी से उस जादुई सिलाई मशीन को लेकर अपने साथ चली जाऊंगी। अब रागिनी बस एक अच्छे मौके की तलाश में थी कि कब उसके हाथ वह जादुई सिलाई मशीन लगे। फिर कुछ ही देर बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ससुराल जाने के बाद भी रागिनी दिन रात यही सोचते रहती है कि कैसे वो जादुई सिलाई मशीन को लेकर अपने घर आ जाए। लेकिन कुछ ही समय बाद रागिनी फिर से अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आई थी। गौरी ने जो आपको वो जादुई सिलाई मशीन दी है ना, वो आप मुझे दे दो। मुझे कुछ काम है, मैं थोड़े दिनों बाद आपको लौटा दूंगी। लेकिन बेटी मैं तुम्हें यह सिलाई मशीन नहीं दे सकती। यह सिलाई मशीन गौरी की है और वह कुछ ही दिनों में इसे लेने आएगी, इसलिए मैं तुम्हें यह सिलाई मशीन नहीं दे सकती। माँ आपको तो बस गौरी की परी रहती है। मैं आपसे कोई भी चीज क्या मांग लूं, आप तो मुझे मना ही कर देती हो। रहने ही दो, मुझे तो लगता है आप मेरी माँ हो ही नहीं, उस गौरी की ही हो। बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तुझे ऐसा तो कुछ नहीं कहा। चलो ठीक है, तुम्हें यह सिलाई मशीन चाहिए ना, तुम इसे ले जा सकती हो, लेकिन कुछ ही दिनों में यह सिलाई मशीन मुझे लौटा देना। इसके बाद सुलोचना उस जादुई सिलाई मशीन को रागिनी को दे देती है और रागिनी उस जादुई सिलाई मशीन को लेकर अपने घर आ जाती है और उस मशीन पर एक कपड़ा रख देती है और उसके सामने बैठकर कपड़े सिलने का इंतजार करने लगती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रागिनी दोबारा से जादुई सिलाई मशीन पर कपड़ा रख देती है और दूसरी बार भी रागिनी कपड़े रखकर खुद से सिलाई मशीन को चलाने लगती है। लेकिन तभी सिलाई मशीन चलाते चलाते उसके हाथ की उंगली बीच में आ जाती है और उसके उंगली में बुरी तरह से चोट लग जाती है। अरे कोई मुझे बचाओ, मेरे हाथों में बुरी तरह से चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो। उस वक्त रागिनी के घर में कोई भी नहीं था। फिर रागिनी उस सिलाई मशीन को लेकर अपने माँ के पास जाती है। यह देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे बेटी यह तुम्हारे हाथों में चोट कैसे लगी? माँ मुझे माफ कर दो माँ, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। लालच में आकर मैंने जादुई सिलाई मशीन को लिया, लेकिन मेरे हाथों में बहुत तेज की चोट लग गई। माँ ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। बेटा इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, यह सब तो तेरी गलती की ही सजा है। और अगर तुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं तुम दोनों को बराबर ही प्यार करती हूँ बेटी। माँ, अब मेरी आंखें खुल गई है। मुझे पता चल गया है आप मुझ में और गौरी में कोई भी फर्क नहीं करती हो। माँ, मैं ही गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए माँ। बेटी, माफी तुम्हें मुझसे नहीं, अपनी बहन गौरी से मांगनी चाहिए। तुम आज ही उसके घर जाओ और उससे माफी मांग लो और उसे यह जादुई सिलाई मशीन भी दे देना, क्योंकि यह जादुई सिलाई मशीन उसी की है। गौरी ने बचपन से ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तूने हमेशा उसका बुरा ही सोचा है। बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पास जाकर उससे माफी मांग लो। उसके बाद रागिनी अपनी माँ सुलोचना के साथ गौरी के घर जाती है और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। तभी गौरी बोलती है, रागिनी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन तुमने एक बार भी माँ के बारे में नहीं सोचा। मैं यह जादुई सिलाई मशीन माँ के लिए छोड़कर आई थी, क्योंकि हम दोनों की शादी के बाद माँ घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। माँ अपना गुजारा कैसे करती, इसलिए मैं यह जादुई सिलाई मशीन माँ को देकर आ गई थी। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैं लालच में आकर यह जादुई सिलाई मशीन माँ से ले ली थी और मैं माँ के बारे में कुछ भी नहीं सोची। प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी बहन। गौरी रागिनी को माफ कर देती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। अब दोनों अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और उसकी माँ उस जादुई सिलाई मशीन के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।